Start now. I think we have some people. Okay, so I think this will be an interesting topic because lot of sectors are suffering, and we can pretty much talk about ये सेक्टर कि ये लोग बेचारे अभी क्या कर रहे होंगे या क्या नहीं करेंगे या क्या होगा इनका, we don't know. So let's try to imagine their situation, and maybe if we can give some solution that might be a good value addition to these people at least. ठीक है, तो पहला आ जाते हैं एविएशन पे. ट्रैवल बंद पड़ा है, इंटरनेशनल ट्रैवल तो बंद ही है. डोमेस्टिक ट्रैवल भी 30-40% ही आई थिंक स्टार्ट हुआ है अभी. 2 महीने पूरा बंद रहा. आई थिंक मोस्ट एयरलाइंस वर इन लॉस इन जनरल. और ये 2 महीना तो आई डोंट नो कि कोई एयरलाइन अभी प्रॉफिटेबल भी हो पाएगी बहुत जल्दी. तो इनके जो स्टाफ होंगे, इनके पीपल हु आर वर्किंग फॉर देम, let's say the pilot for example, so who was earning a lot of money, let's say when he was flying, he or she, but probably during the COVID time they they might have seen salary slash air hostess probably the same, or some of them may not even have got salary या deferred salary होगा and things like that. तो ये लोग I mean, can we analyze this a bit more and maybe advise something for them? Let's hear maybe from people what everyone thinks. अभिषेक से स्टार्ट करते हैं. अभिषेक, क्या लगता है, बताओ. ये एविएशन एविएशन वाले क्या कर रहे होंगे? 2-3 महीने कैसे बेचारे जिए होंगे, क्या किए होंगे, बताओ. एयरलाइंस में हाँ. देखिए, एयरलाइंस में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि जो उसका स्टाफ मान लीजिए पायलट जैसे हो गए तो वो सैलरी बहुत ज्यादा होता है, हम्म. और उन लोगों का जो भी अपना मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत हाई होता है. ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो ये मुश्किल आएगा ही. और हमको नहीं लगता है कि मतलब आने वाले, एक तो गवर्नमेंट को हटा दीजिए तो जो भी मतलब गवर्नमेंट एयरलाइंस है, एयर इंडिया हो गया या जो भी हो गया, तो वो अपना मैनेज कर सकता है पब्लिक से टैक्स बढ़ा के या जो भी करके. लेकिन जो भी प्राइवेट एयरलाइंस है उनके लिए मुश्किल का समय है. और और इसी टाइप के इस सिचुएशन में एयरलाइंस बंद भी हो जाता है. हम्म. करेक्ट. ठीक है, तो मतलब क्या कुछ एडवाइस, यू हैव एनी एडवाइस फॉर देम? क्या कर सकते हो बेचारे, वो करे तो क्या करे, लाइक अगर तुम उनकी जगह नहीं, होते तो क्या चलना करते क्या रहते? चाहिए या हम उनके जगह रहते तो ये तो वो बिजनेस क्लास का जो भी किराया है वो डबल कर देते. क्योंकि हम्म. बिजनेसमैन के पास तो आप 10,000 रुपया लीजिए या 20,000 लीजिए, उतना मतलब हम्म. फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे लोग वो बिजनेस क्लास पे ट्रेवल नहीं करते. हम्म. तो उनका किराया ज्यादा कर देते हैं और इकोनॉमिक क्लास हम्म. वाला को जैसे है वैसे रखते हैं. ओके, इंक्रीज बिजनेस क्लास फेयर, लिख लेता हूँ. ओके. ओके, लेट्स हियर फ्रॉम अमन. व्हाट डू यू थिंक, अमन? अगर तुम एविएशन में होते तो क्या कर रहे होते? अमन, आर यू देयर? हाँ, I बताओ. will add a little bit later, sir. ओके, अब तो सर आप बताइए, एविएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते अभी? तो मेरे एक स्कूल के सीनियर हैं, सैनिक स्कूल के, तो क्या नाम है, वंदे भारत जो स्कीम जो चल रहा है ना, तो वो काफी बिजी चल रहे हैं. उनका एक फोटो आया था, हम शेयर भी किए थे ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स में. कोरोना के चलते बहुत सारे जो लोग अटके हुए थे, इंडिया के लोग बहुत फॉरेन कंट्रीज में, रशिया में, कहाँ कहाँ, तो वो उनको लेकर आ रहे थे. तो उनके लिए तो बहुत अच्छा, कोरोना में उनको तो बहुत नाम भी हुआ, और ये उनको बिहार सरकार से भी उनको कुछ रिकॉग्निशन मिला, अवार्ड भी मिला. तो ओवरऑल एज इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली बहुत अफेक्ट हुआ है कि बहुत सारे पायलट्स हों या क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी की, जो उनकी इनकम बंद हो गई है या कम हो गई है. लेकिन लेकिन कुछ जो लोग हैं, इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी चल रही हैं. गवर्नमेंट उसी के लिए दे रही है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्ट करना है सामान, तो उन लोग का जॉब ठीक ठाक चल रहा है.
तो एसेंशियल सर्विसेज से जो लोग जुड़े हुए हैं या मिलिट्री वाले जो एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, एयरफोर्स, उनका ठीक ठाक है। प्राइवेट सेक्टर के जो एयरलाइंस थी, अभी पता नहीं कौन कौन बचा है, बट बहुत सारी बंद हो गई। सहारा और ये वो, अभी एक ही अच्छा कर रहा है, क्या नाम है उनका, एक इंडिगो, बिजनेस। हाँ, तो इंडिगो ने विस्तारा भी, आई वैल्यू, थिंक विस्तारा, हाँ, और दो। विस्तारा भी टाटा का जो था। तो इंडिगो का एक जो मॉडल था ना कि वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल, कि हम सस्ता सुंदर टिकाऊ एकदम सही प्राइस पे देंगे। तो छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स खुल गए हैं, तो सब जगह लोग आजकल ट्रेन पे जाने में, लंबा टिकट बुक कराने में, वेटिंग लिस्ट में बहुत दिक्कत होता था। अब एक नॉर्मल लेबर क्लास भी, वो लोग भी आजकल इंडिगो से सस्ता फ्लाइट लेकर चले जा रहे हैं। तो इंडिया में एयरपोर्ट्स लास्ट के कुछ साल में बहुत तेजी से बना है। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बन गया, जो कि पिछले 50 साल में नहीं हुआ, तो लास्ट 5-7 साल में बन गया, 10 साल में। तो एयरपोर्ट्स बन गया, तो एयरपोर्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है। एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस का होता है, सफाई वालों का, और बहुत सारे रिलेटेड जॉब्स होते हैं। तो हम लोग नॉर्मली एयरलाइंस इंडस्ट्री इज नॉट ओनली विद द पायलट, बट उसके जो स्टाफ हैं, सिक्योरिटी के जो लोग हैं, ऑन बोर्डिंग, चेकिंग, तो बहुत सारे रिलेटेड अलाइड इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से काफी एसोसिएटेड है। तो अगर इंडस्ट्री अगर रिवाइव करता है तो सबको फायदा होगा, और डाउन जाता है तो सबको घाटा होगा। तो कोरोना टाइम में ऑब्वियसली सबको घाटा हुआ है, सबकी हालत खराब है। लेकिन अब जब अचानक लोग महीनों के लॉकडाउन के बाद जब बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो एक ट्रैवल और टूरिज्म का एक बूम, गोल्डन पीरियड आने वाला है। तो अगले कुछ साल में आई थिंक एयरलाइंस इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफी ग्रो करेगा, बूम करेगा। ओके, सौरभ, यू हैव एनी कमेंट एविएशन एम्प्लॉयज के लिए, या जो भी काम कर रहे हैं, बंद कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए, या ऑल्टरनेट कुछ करना चाहिए? यस प्लीज। एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं अगर इसे एक बिजनेस देखूं तो मैं यही कहूंगा, मैं एज अ एंटरप्रेन्योर इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे या पोस्ट कोविड, आई हैव ट्राइड टू वेंचर इनटू न्यू बिजनेस एवेन्यूज, न्यू रेवेन्यू मॉडल्स। सो अगर मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में होता तो आई वुड हैव फिगर्ड आउट कि लेट्स से मैं इंडिगो हूँ, तो पैसेंजर्स तो इस टाइम पे बहुत लिमिटेड होंगे, या ना के बराबर होंगे, या बहुत कम होंगे। सो आई वुड स्टार्ट शिपिंग मे बी कार्गो। मैं अपने क्योंकि पैसेंजर्स लिमिटेड है और ऑक्यूपेंसी लेट से सिर्फ 20% होगा, और मेरा पेट्रोल उतना ही लगना है, मेरे को एयरपोर्ट अथॉरिटीज को रेंट उतना ही देना है, तो मुझे कार्गो से स्टार्ट करना पड़ेगा, विच आई कैन शिप। दिस इज द ओनली थिंग जो मुझे इमीडिएट समझ में आ रहा है। मे बी इन कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन मे बी कुछ और सॉल्यूशंस आएंगे, बट वी हैव टू फाइंड एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। तो एयरलाइन, इंडिगो का जो एयरलाइन है, तो फ्लाइट can generate additional source by shipping cargo. Maybe we can figure out a way जहाँ पे employees of Indigo, जैसे Indigo की बात करूँ तो Indigo already एक tech company भी है, Interglobe Technologies जो है, it's a tech company. It can start maybe selling its tech solution to few other, I don't know, उसके कौन कौन सेक्टर्स। कस्टमर्स हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपनी बहन की बात करता हूँ, शी वर्क्स फॉर अ कंपनी, आई डोंट वांट टू नेम दैट कंपनी, शी वर्क्स फॉर अ कंपनी एंड शी मेक्स सॉफ्टवेयर फॉर Lufthansa. So there could be multiple possibilities. They can start selling their processes. For example, Indigo का just in time process है, या it is the only profitable company of India. So maybe it can start selling its processes to other companies like SpiceJet or Indian or Air India or whatever. So what I'm trying to say is कि they can start additional revenue incomes from their assets and infrastructure what they have. Now, be it employees, be it any patent they have, be it any processes they have, I don't know, something of that sort. ओके, ठीक है। ओके सेजल, यू हैव एनी थिंग इन योर माइंड? तुम्हारा कोई दोस्त साथी एविएशन में अगर है तो यू हैव एनी एडवाइस? एक्चुअली नो सर, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट एविएशन को 2-3 साल तो लगेंगे ये कवर करने के लिए। ऑल्दो मुझे सौरभ सर का पॉइंट बहुत वैलिड लगा कि अगर हमारे लिए एक दरवाजा बंद हो जाता है तो वी कैन
like for a temporary time period, we can shift to another. ओके, ठीक है। हाँ मिस्टर रवि, आपका कुछ कमेंट? Yes. So I'll put my point. See, for aviations, it is like dragging right now in terms of customer acquisitions, and it will continue till December or maybe beyond that. But few things which can correct, or few things which is like a few of the company which is taking up. One is the passenger who can be confirmed in terms of safety. Second, see, three things which prominently have a value or money investments for airline industry. One is the petrol. Second is the stay at airport, which they pay, like rent they pay to the airport authority. Third is the route they choose to fly as well as the timing. See, few governments do collect particular rates to fly at particular time from one destination to other destinations. They have a cost mechanism. Indigo particularly become a profitable company due to this strategy only in India. They choose flight to fly from one destinations to other with a particular timing, which was at that time which was idle. So they choose that time to get the timing at low cost, and they can have. One more thing is, as Saurav told, this is a time when collaborative business will work. So maybe down the line, if things go much more in deep with the revenue, there are chances there will be a central booking, and then you can fly with any of the flight. Maybe for our locations, let's say 3 flights are there at the same times, or maybe with variations of time. The booking would be central, and it can be sent by one of edge. So that could be. ओके, ठीक है। आई थिंक इसमें एक चीज और आता है कि इफ सम एयरलाइन हैज ऑलरेडी चूजन द लोएस्ट प्राइस टाइमिंग वो उससे लोअर में क्या जाएंगे बेचारी, अब वो तो फंस गई। ऊपर वाले चेंज कर सकते हैं, उस टाइम में बार्टर डील ले सकते हैं इनसे कुछ कि भाई तुम अपना स्लॉट मेरे को दे दो, यू नो, सो वी कैन कट सम कॉस्ट, एंड आई डोंट नो, सम काइंड ऑफ कंपनसेशन कैन बी गिवन टू इंडिगो, लेट्स से। Yes. But see, the profitability part for aviations at present, Air India was going very down, but due to COVID, they are into good shape right now. या तो कुछ भी हो सकता है ना, यही निकलता है एक निष्कर्ष। यस नीरज, प्लीज ऐड व्हाट यू वांट टू से। सौरव ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जो उन्होंने कहा कि कार्गो में कुछ करके किया जा सकता है, कमाई की जा सकती है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एविएशन इंडस्ट्री में। आज की ही मैं न्यूज़ सुन रहा था, कहीं तो यूएस का था, पता नहीं कहाँ का था, शायद यूरोप का भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। वहाँ पे कुछ एयरलाइन कंपनी जो हैं वो कन्वर्ट कर रही हैं, क्योंकि कार्गो डायरेक्टली मतलब सीट्स पे रख के ले जाना हर बार इतना फिजिबल नहीं होता है कि उसको इस तरीके से सीट्स, क्योंकि वो बांधना पड़ता है, वो सारी चीजें होती हैं, फ्लाइट में टर्बुलेंस होती है और वो सारी चीजें, तो वो कुछ कुछ सीट्स को पूरा परमानेंट हटा के, सो दैट आल्सो इन्वॉल्व्स कॉस्ट, और दैट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन कि आप एक बार अपने प्लेन को कन्वर्ट करेंगे कार्गो में तो उसकी कॉस्ट है, फिर उसको पूरा रीमोडिफाई करना है और वो सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा एक चीज मैं बात करना चाहूंगा, देयर इज अ बुक, मैं अपनी आवाज वापस सुन रहा हूँ, someone needs to mute। म्यूट नहीं है सब, ओके फाइन। सो एक बुक है जिसका नाम है लून शॉट्स। I think writer name is Safi Bakal. Very popular book and very nicely written. उसमें वो दो चीजों की बात करते हैं, P type innovation and S type innovation. P type innovation is like product innovation, जैसे Apple है, kind of Apple की जिस तरह की इनोवेशन रहती है, या टेस्ला की जिस तरह की इनोवेशन है, ठीक है, तो वो है P टाइप इनोवेशन। एक S टाइप इनोवेशन बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है, और इंडिगो ने कहीं ना कहीं वो एस टाइप इनोवेशन की है, जिसको बोलते हैं कि आपने वो प्रोसेस उस तरह से इनोवेट किया, डिजाइन किया और चला के दिखाया कि जिससे आप यूज करके
आप अलग ही तरीके से एक पूरी इंडस्ट्री को बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबल है। इंडिया में बहुत मुश्किल हो रहा था एयरलाइंस को सरवाइव करना, लेकिन इंडिगो ने वो करके दिखाया, बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल के दिखाई और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी बहुत हाई रेट पर लेके गए। तो जो एस टाइप इनोवेशन की जरूरत है अभी एयरलाइन इंडस्ट्री को, वन मॉडल विच हैज डन क्वाइट गुड इज इंडिगो। ऐसा ही कुछ कार्गो स्पेस में भी किया जा सकता है, जिसमें उनको दे नीड टू आइडेंटिफाई रूट्स, दे नीड टू फाइंड द टाइप ऑफ कार्गो दे कैन डू, और उसके साथ साथ देयर इज अ स्कोप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑलवेज कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज पे काम करे, कुछ उनको, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री जैसे अतुल सर ने बताया सिर्फ एक हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग नहीं होते हैं, हजारों लोग। मेरे घर के पास ही यहाँ पे आईजीआई है दिल्ली में, मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे यहाँ पे भी मेरी गली में भी 4-5 लोग हैं जो आईजीआई पे काम करते हैं। बहुत तरह के काम होते हैं, ठेला धकेलने से लेके गाड़ियां चलाने से, पता नहीं कितना, पूरा एक संसार होता है जो दिन रात 24 घंटे चलता है एयरपोर्ट पे। तो बहुत बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के स्टैंड पॉइंट से, सो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू फोकस ऑन पॉलिसीज। Anyone else has any comment on this airline? Yes sir. एक जस्ट एक थॉट आया, इफ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट तो इंडियन रेलवेज एंड एयरलाइंस कैन वर्क टुगेदर। फॉर एग्जांपल सारे रेलवेज के रूट्स अभी ओपन नहीं है जितना मुझे पता है, तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने में टाइम भी बहुत लगता है। सो मे बी इफ दे कैन डू सम बार्टर की लेट्स से पटना टू मुंबई फ्लाइट्स जाएंगे, ट्रेन नहीं जाएंगे, तो कैसे रेवेन्यू शेयर होगा उस मॉडलिटीज में नहीं जा रहा हूं मैं। हाउ विल दे जनरेट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन, उस पे नहीं जा रहा हूं। जस्ट अ थॉट कि एयरलाइन को अगर बचाना है तो रेलवे कैन सपोर्ट, बिकॉज कस्टमर्स रेलवे के पास हैं और हमेशा रहेंगे। यही बोलता है। करेक्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट। कुछ रेलवे का रेवेन्यू कैन सेव दैट एयरलाइन इंडस्ट्री। ठीक है, anyone else want to speak on aviation अभी? Otherwise we can move to another one. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा विशाल, कि जो सौरभ ने बताया कि रेलवे एयरलाइंस और जो लास्ट माइल का जो होता है टैक्सी या कार जो लेना है ना, तो इन सबको कंबाइन करके एक अच्छा मॉडल बन सकता है कि आपका डोर टू डोर मैं टेक केयर कर रहा हूँ, आपके टिकट में ही, आपके फ्लाइट टिकट में आपका ड्रॉप भी इंक्लूडेड है। मैं आपको घर से पिकअप करूंगा, उसके बाद प्लेन में बैठाऊंगा, फिर प्लेन के बाद आपको लास्ट माइल के कहीं भी हो सकता है कि वहाँ एयरपोर्ट नहीं भी हो, तो मैं आपका जो ट्रेन का या गाड़ी का भी जो है ना, वो भी आई विल टेक केयर। तो 100% मेरी ट्रैवल की जो नीड है, अगर एयरलाइंस उसको कर ले, ऑब्वियसली पार्टनरशिप में, कल को उन्होंने ओला, मेरू, बहुत सारे जो सर्विसेज हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लिया, तो वो मेरे ख्याल से एयरलाइंस को काफी हेल्प करेगा ग्रो करने में और मेंटेन करने में, क्योंकि दे आर अ वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो उनका कस्टमर लॉयल्टी भी अच्छा रहेगा, एंड दैट मॉडल आई थिंक माइट कैन बी ट्राइड। यस नीरज। अतुल सर ने बहुत ही अच्छी बात करी है लास्ट माइल की, इसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। अभी कुछ चीजों की ना विच आई कैन सी लाइक इन पोस्ट कोविड एरा, कुछ डिसबंडलिंग हो रही है, मतलब अनबंडलिंग हो रही है मैं कहूँगा। जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर में पहले कोई भी काम करना चाहता था तो वो उसका होता था कि मुझे पूरा का पूरा करना है, मेरे को यहाँ से गुड़गांव में पर्टिकुलर एक बिल्डिंग से उठा के कहीं चंडीगढ़ में कहीं भेजना है, तो वो पूरा का पूरा एक कंपनी पूरा उसको हैंडल कर रही है। लेकिन विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। चंडीगढ़ के एक जगह तक पहुंचाना और गुड़गांव के जिसे कहूंगा मैं हब लोकेशन से और चंडीगढ़ हब लोकेशन पे पहुंचाने के लिए आपका एक करियर है, वो ठीक है, वो मतलब आपका सिटी टू सिटी ट्रांसफर कर देगा। लेकिन लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स इज द मेन पेन, और उसमें अभी काफी स्कोप है मुझे लगता है, अगर कुछ इनोवेशन की जा सकती है तो। अगर लोग लॉजिस्टिक सेक्टर में किसी का कुछ फोकस है, कुछ करना चाहता है,
तो आई वुड से लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स इज समथिंग विच कैन बी फोकस्ड ऑन, और उसमें काफी अच्छा स्कोप भी है, क्योंकि सिटी टू सिटी, हब टू हब ट्रांसफर्स मतलब रिलेटिवली बहुत इजी है, और बहुत उसके लिए आपको बहुत अच्छे से अलग अलग कंपनीज भी मिल जाएंगी, इवन ट्रांसपोर्टर्स भी हैंडल कर लेते हैं वो चीजें। लेकिन लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स इज अ पेन कि डोर टू डोर कैसे सामान डिलीवर करना है, उसको अलग से एक अनबंडल करके लॉजिस्टिक्स से उसको अगर फोकस किया जाए, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, मिस्टर हरी, उज्जवल, अमन, आपका कोई कमेंट एविएशन इंडस्ट्री पे? ओके, और मिस्टर हरी, यस प्लीज बताइए। No, which industry exactly? एविएशन, एयरलाइन। Airline. Okay. No, nothing much as such. ठीक है, let's I move guess to one more industry. Let's choose a very universal industry, physical universities and schools. So physical universities and schools, the most they will suffer is probably new admissions. New admission में पता नहीं उनका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि because lot of people are very concerned. Yes, Vishal, Mr. Hari, बताइए, आपसे start करें। yeah, just not related to this school, but airlines से related कुछ add करना चाहूँगा। बताइए। जी, ऑलरेडी जैसा बिफोर कोविड आने से पहले भी देयर इज सम ह्यूज इंस्टेबिलिटी, जो 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 बोइंग 787 मैक्स एयरप्लेन्स का जो इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद से द एयरलाइंस इंडस्ट्री वाज ऑलरेडी इन some type of crash. So Boeing, or most of the Boeing, had to be grounded for a considerable long period of time. Or after COVID also, most of the international travels have been stopped. So I feel it will be having a very significant impact on this industry, on the airlines industry. Only it is a matter of time. We are not able to see the impact. Maybe in future we can really see what impacts it will create on this industry. Okay. Okay. So next industry, I think we can start from Sejal, because she has worked for the industry also. Sejal, yes. What's your Sejal? Okay, Sejal is disconnected. Anyway, okay, we can ask the Ujjwal. So Ujjwal, what do you think? क्या होगा इस साल? एडमिशंस हो पाएंगे स्कूल कॉलेज में, या लाइक कितने हो पाएंगे? 50%, 20%? What's your take? Yes, Ujjwal. यस सर, एक सेकंड। एक सेकंड तो पार हो गया। यस सर, स्टार्ट सर। इट्स ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एट अ कोविड एरा स्टूडेंट के लिए। टीचर तो मैं नहीं बताऊं कि उनके लिए फायदा है या नुकसान है, ऑब्वियस सी बात है नुकसान है, बिकॉज दे आर लैक। जो एक स्टैंडर्ड है ना सर एजुकेशन का, वो आफ्टर कोविड चेंज होने वाला है, ये तो 100% है। अभी मेरे ही पास कॉल आता रहता है एमबीए की कोचिंग वालों का, जहाँ मैं पढ़ता था, वो गुस्से में आके बोल रहे हैं कि अरे एडमिशन लो, ये क्या है, ये क्या, नहीं तो थोड़ी फीस पे करना पड़ेगा, ये वो। हाँ, अभी मैं बेवकूफ बन रहा था, अभी मैं बेवकूफ बन नहीं रहा, बिकॉज अन अकेडमी और फ्री में लेक्चर्स और नई वे से टीचिंग हो रही है सर। मतलब ग्रुप में आप मैसेज डालो, बच्चे खुद ही दे रहे हैं, तुम उनके जवाब दे रहे हो, और जैसे आप कर रहे हैं। तो ये पूरा मतलब ना जो मचा के रखा हुआ है टीचरों ने और स्कूल वालों ने कि माँ बाप को, बच्चों को जितना हो हैरेस कर सको पैसों के मामले में, वो करते हैं और करते रहेंगे। बट जो चेंज आया है ना, क्योंकि सब घर पे हैं, टीचर्स भी पता नहीं क्या क्या पोस्ट डाल रहे हैं मेरे कोचिंग वालों और कॉलेज वाले, क्योंकि उनको पढ़ाना आ नहीं रहा है ऑनलाइन। तो जो है ना, तो वो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम, और आधे बच्चे तो थोड़े स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन एंड अब्रॉड के टीचर्स हैं।
तो मैं खुद कोसेरा से वो कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो पूरा एक टाइप का गेम टाइप में आपको पढ़ाएंगे, आपको समझ में भी आ रहा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे होते हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्कूल्स के जो टीचर्स हैं और स्कूल्स की फीसेस जो हैं, मेरे ख्याल से तो अब कम होनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को अभी समझ में आ गया है कि हमारे टीचर हमें बेवकूफ बना रहे हैं, जितना पैसा लेते हैं वो उतना हमें पढ़ाते नहीं है। या Anyone else has any comment? Aman, what do you think? क्या तुम्हें लगता है कि अब तक बेवकूफ बन रहे थे? नीरज, यस यस, अच्छा अमन फर्स्ट, देन नीरज कैन ऐड। हाँ अमन बताओ, तुम्हें लगा है कि तुम बेवकूफ बने अभी तक क्या? नहीं, हेलो सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा ये कहना है कि बेवकूफ तो नहीं बने। देखिए जो एक अभी भी जैसे फिजिकल एजुकेशन होती है या फिर जो हम लोग स्कूल या कॉलेज में जाके लेते हैं, वो एक हमने इनसफिशिएंट बहुत जरूर होता है, बट उसकी जो इम्पैक्ट होता है ना सर, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो हम लोग सीखने को हमें बड़े हर एक चीज मिलता है, जहाँ पे हम लोग करिकुलम मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जो पढ़ के जो आप कॉपरेट करके पढ़ते हैं। यहाँ पे केवल आप अकेले अकेले पढ़ लेते हैं, आपका मन किया तब किया, फिर जो किया सही चीज है, हमने काफी सारे सीखने को मिलेगा नई नई टीचर से या फिर जो भी चीज है। बट दोनों को कंपेयर नहीं किया सकता कि एक ही जगह पे वो सही है या वो सही है। आई थिंक कि वो वाली चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे आपका एक पर्सपेक्टिव बनता था कि हाँ, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासरूम जाना है, और वहां पे एक आपका रूटीन जो शेड्यूल होता था वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है। एंड सेकंड चीज ये है कि ये जो उसके ऑनलाइन आप जैसे उज्जवल बताने कि आजकल काफी सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास। तो एक ये चीज कर सकते हैं, इसमें भी काफी सारी, जैसे कि अब जो स्टूडेंट जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए, या फिर उसको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करके वो सारी चीजें सीखने चाहिए, क्योंकि उनको भी यहाँ पे बहुत सारी रिफॉर्म हमें इम्पोर्टेंस है। बट हम एक और अगर जगह, क्योंकि हमारे लिए तो सब मोबाइल है या फिर टैब है, हर एक चीज अवेलेबल है, तो हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास इस सारी चीजें की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनके लिए स्कूल जाना ही या फिर स्कूल जाना ही मेन फोकस था, या फिर उनके घर पे अब माँ बाप के पास पैसे नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन या फिर मोबाइल जो ही है वो भी उसका यूज करके उस एजुकेशन को ले सके। ठीक है। तो वहाँ के लिए तो फिर काफी पुअर हो जाएगी, या फिर आप पुअर क्लास के जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एस्पेक्ट में देखें, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी शायद करा था कि न्यूज चैनल या फिर कोई अलग से चैनल बना के करने का, बट आई डोंट थिंक कि उतना वो इम्प्रूवमेंट लाएगा या फिर कोई इम्पैक्टफुल रहेगा उसके एजुकेशन के मामले में। तो इसमें रिफॉर्म की सर आवश्यकता है, बट कैसे होगा, इसको कैसे करना, इसमें भी सर एंटरप्रेन्योर्स की काफी इम्पोर्टेंस रहेगी कि किस तरह से उस चीज को मैनेज करते हैं। और बेसिक एजुकेशन जो है, लाइक हर एक जगह, लाइक हमने ये भी सुना कि आज की सीबीएसई और आईसीएसई का जो लास्ट एग्जाम था वो फिर से कैंसिल हो गया, या 1 to 15 जुलाई तक। तो उन लोगों का जो पढ़ाई है ना सर, कितना भी आप कर लीजिए, घर पे वो पढ़ाई आपकी नहीं हो पाती जो आप स्कूल और कॉलेज जाके करते हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें छूट गई। लाइक कितने स्टूडेंट्स में साथ में वो लोग, मतलब जब से कॉलेज बंद हुआ, मतलब बिल्कुल उन्होंने बोलते बढ़ते ही नहीं है, मतलब इधर उधर टाइम ही वेस्ट हो जाता है, बच्चे से हमारा क्लास बच नहीं चुका कर है। पाते हैं। राइट, एग्जैक्टली सर। वो बहुत सारे, और ये हम आगे चल के इसका काफी बैड इम्पैक्ट भी देखेंगे आगे चल के, क्योंकि हर एक लोग अभी उतना जागरूक भी नहीं है उस चीज के लिए, और अचानक ये सारी चीजें होना चाहिए, बट अचानक ये चीजें हुई है तो ये काफी बैड इम्पैक्ट तो लाएगा ही। अब कैसे इस पे लोग करते हैं या फिर किस तरह से मैनेजमेंट की जाती है, वो काफी इम्पोर्टेंट होगा इसके लिए। लाइक मैं जैसे इस हम पे लोग कुछ डिस्कशन। बोलना चाहूंगा। नीरज वांट्स टू राइट से, सर। उसके बाद तो सर को कैन ऐड, प्लीज प्लीज नीरज फर्स्ट। हाँ नीरज। हाँ विशाल जी, सो एजुकेशन का अभी क्या सीन है ना, मुझे जो लगता है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एजुकेशन मेनली इंडिया में, अगर मैं स्कूल लेवल पे बात करूं तो दो तरीके से है। एक तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एक स्कूल के बाद बच्चे पढ़ते हैं, और दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल जाने वाले से काम चल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन विल कॉम्प्लीमेंट वट एवर ऑफलाइन मॉडल यूज टू बी। दोनों साथ में चलने वाले हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है और जहाँ आपको वो सब चीजें मिलती हैं, मतलब साथ में लोग मिलते हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलता है, आप नई नई मतलब ह्यूमन बिहेवियर की एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, वो स्कूल उसके लिए ठीक है। लेकिन पोस्ट स्कूल जो एक्टिविटीज हैं उसमें बहुत झोल है,
उसमें पैसे का भी झोल है, उसमें बच्चे गोल मार के इधर उधर बहुत बदमाशियां करते हैं, और वो सब मतलब उसमें काफी पेरेंट्स परेशान हैं। तो मुझे लगता है जो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज हैं उनको बहुत अच्छा चांस है बहुत जल्दी से ऑनलाइन मॉडल पे शिफ्ट होने का। रही बात स्कूल्स की, स्कूल भी अभी मतलब फॉर द टाइमिंग तो ऐसा अभी जल्दी से होने वाला नहीं है, फुल स्ट्रेंथ में तो नहीं आएंगे वो भी, तो उनका भी कुछ ना कुछ मॉडल निकल के आएगा अगले 4-6 महीने में कि 50% स्ट्रेंथ आएगी एक दिन, फिर नेक्स्ट 50% आएंगे। तो उसमें अगेन ऑनलाइन इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट कि जो घर पे आज बैठे हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले, वो फिर बाकी जो लोग हैं वो उस दिन ऑनलाइन पढ़ेंगे, दूसरे वाले स्कूल में फिजिकली आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा और इसमें बहुत स्कोप है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो किस तरह से नए मॉडल्स को इजाद कर सकते हैं, नए तरीके ला सकते हैं एजुकेशन में। कुछ लोग काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं और ऐसा ही कॉलेज एजुकेशन का हाल है। कॉलेज एजुकेशन में भी नए नए मॉडल्स, जैसे हमारे यहीं पे इस ग्रुप डिस्कशन में ही आके एक किसी ने प्रेजेंटेशन दी थी स्कॉलरली, मुझे याद आ रहा है, तो वो एक अलग से मॉडल निकाल के लाए थे कि आप जैसे यूएस में क्रेडिट सिस्टम आप इधर से उधर कॉलेज में ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मॉडल उन्होंने निकाला है। तो अब कुल मिला के ऐसा है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर इज एजुकेशन, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत स्कोप है कुछ भी करने का। अभी कॉलेज एडमिशन्स की बात कहें तो होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है, और आज ही आईआईटी मुंबई ने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए बोल दिया है कि वो हर किसी को ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, फिजिकल क्लासेस दिसंबर तक नहीं होंगी। इसके लिए उन्होंने फंड रेजर वगैरह की भी कुछ बात की है कि जिन स्टूडेंट्स के पास हार्डवेयर नहीं है तो वो डोनेशंस के लिए डिमांड करेंगे, एल्यूमिनी एसोसिएशन के पास जाएंगे और उससे वो कुछ ना कुछ करके और सबको कोशिश करेंगे कि बेसिक हार्डवेयर प्रोवाइड किया जा सके। तो काम शुरू हो चुका है और बस देखने वाली बात होगी कि अब इस सेक्टर में नए एंटरप्रेन्योर्स और नए बिजनेस मॉडल्स किस तरह से आएंगे। यस सर, बताइए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें काफी इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज था कि मुझे पता है कि मैं टीचर नालायक हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे प्रोफेसर हो कॉलेज में, मुझे पता है कि वो नालायक है, लेकिन एक बार फीस दे दिया है पेरेंट्स ने या हमने, तो हमको उनको झेलना पड़ेगा। इवन दो आई नो कि उनसे ज्यादा अच्छा तो मेरे क्लासमेट्स सिखा सकते हैं हमको। तो वो जो था ना डिग्री वाला जो लालच था कि आप किसी कॉलेज की डिग्री आपकी जरूरी है जॉब के लिए या नौकरी या हायर एजुकेशन के लिए, तो उसको बहुत मिसयूज करते थे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इंडिया में, ज्यादातर स्कूल्स भी। आप इंडिया के ज्यादातर स्कूल्स में मेनली पैसा बनाने के लिए एक अच्छी ब्रांड बन गई कि उस एलीट स्कूल में एडमिशन लेना, तो बहुत मन मुताबिक पैसा ठगते थे पेरेंट्स से स्कूल्स। लेकिन अब क्या हो गया है कि इंटरनेट आ गया है, और इंटरनेट आया तो 40 साल पहले था, बट इंटरनेट बहुत ही ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया है। तो दुनिया ने इंटरनेट देख लिया है कि हम बैठे बैठे कोर्सेरा यूज कर सकते हैं, खान अकेडमी यूज कर सकते हैं, यूट्यूब, और बैठे बैठे जैसे नमन का एग्जांपल मुझे बार बार याद आता है कि बोलता बैठे बैठे वहां से वो स्टैनफोर्ड से कोई कोर्स कर रहा है, कहीं और से कोर्स कर रहा है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता चल गया है कि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन रियली फ्री में मिल जाएगा। एमआईटी का ओपन कोर्स पूरी दुनिया को अवेलेबल है फ्री में, एमआईटी से अच्छी यूनिवर्सिटी कम है। तो वो जो नॉलेज है आपको, किताबी नॉलेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि आप फील्ड वर्क कुछ कर रहे हो, क्लास में प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ बना रहे हो। जैसे कि फिजिक्स के लेबोरेटरी में या केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में एक्चुअली फिजिक्स में आप एक्चुअली कुछ फिजिक्स के जो लॉज आप पढ़े उसको आप अप्लाई कर रहे हो। केमिस्ट्री में आप एक्चुअली केमिकल्स के साथ खेल रहे हो, लैब में आप तरह तरह के रंग के केमिकल्स इधर उधर डाल रहे हो। उस तरह के एजुकेशन की वैल्यू आज भी रहेगी क्लास में, बट एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल लर्निंग और जो किताबी नॉलेज जो था, जो आज तक हम लोग स्कूल में बहुत सारे टीचर बेवकूफ बनाते थे, उनकी तो अभी नौकरी गई और सब लोग नौकरी खोज रहे हैं मेरे ख्याल से। ओके, यस नीरज, यू हैव सम कमेंट? थोड़ा सा मैं अभी पिछले कुछ टाइम में जो एजुकेशन सेक्टर में सिटीज में स्पेशली स्कूल्स ने जो इकोनॉमिक्स खराब करी है फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, मैंने कुछ टाइम पहले ना उस पर थोड़ी स्टडी करी थी।
ऑन एन एवरेज गुड़गांव जैसी सिटी में एक बच्चे की फीस जो पड़ती है वो 10,000 रुपए महीना पड़ती है। मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ और एक एवरेज स्कूल की बात कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज ऐसा है, इससे ऊपर वाले भी बहुत हैं, थोड़ा बहुत नीचे वाले हैं। तो 10,000 रुपए, और वो मतलब वो स्टैंडर्ड रखते हैं कि हम एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स होंगे तो लगभग 3 लाख रुपए आप मान के चलिए। और मैक्सिमम यहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग्स और जो कैंपसेस हैं वो बिल्डर्स डेवलप करते हैं। जैसे कोई भी सोसाइटी बनी तो उसमें अगर उनको अप्रूवल मिल जाता है, मैक्सिमम टाइम्स होता ही है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ डेवलप हो, तो उसमें वो स्कूल खुद बना देते हैं बिल्डर्स। बिल्डिंग पूरी बना देंगे, प्लेग्राउंड्स वगैरह जो भी इंफ्रा चाहिए वो सब बना के, और वो उसको रेंट आउट करते हैं। और रेंट का जो इसमें सिस्टम है गुड़गांव का, मुझे आइडिया है, ये 15 से 20 लाख रुपए महीने का रेंट रहता है 100 कमरे के स्कूल टाइप का। तो अगर आप इसकी इकोनॉमिक्स कैलकुलेशंस में जाएंगे, ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए टीचर को देते हैं, ठीक है, और आप लगा लीजिए एक क्लास का 20,000 रुपए रेंट लगा लीजिए, और नॉट ओनली क्लासरूम, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड होगा, उसमें प्लेग्राउंड वगैरह सब आ जाएंगे। 50,000 रुपए की आपकी कॉस्ट होगी। उसके अलावा चलो मैं कह रहा हूँ ओवरहेड्स है, बिजली है, लीडरशिप को भी तनख्वाह देनी है, प्रिंसिपल बिठाना है, ये बिठाना है। 1 लाख रुपए से ऊपर आपकी स्पेंडिंग नहीं जाएगी, जबकि आपकी कमाई कहीं 3 लाख रुपए जगह पड़ रही है। मतलब मोटा मोटा एक सेक्शन से, एक क्लास के एक सेक्शन से 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है स्कूल्स की गुड़गांव में। और 5-6 से नीचे सेक्शन नहीं होते हैं कहीं पे भी। तो आपकी एक क्लास आपको 10 लाख रुपए कमा के दे रही है, और अगर मैं 12 क्लास की बात करूं तो यू कैन कैलकुलेट कि करोड़ों का खेल है महीने का, जो कि स्कूल चलाने वाले लोगों के लिए। तो बहुत मोटा गेम हो गया है ये पैसे को लेके। अमन ने बोला और उससे पहले उज्जवल ने भी बोला, फीस को कहीं ना कहीं दोबारा से सोचने की जरूरत है। और जो ये सब चेंजेस आ रहे हैं इसके बाद 100% फर्क आने वाला है, क्योंकि उस हिसाब से ना पेरेंट्स पे कर रहे हैं। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरी बेटी स्कूल जाती है, मुझे पता है मेरी बेटी के स्कूल में 50% लोगों ने भी फर्स्ट क्वार्टर की फीस नहीं दी है, जबकि स्कूल पूरा ऑनलाइन जो भी उनका है टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करके पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा, मतलब हॉलीडेज में भी एक अलग से करिकुलम और समर कैंप और ये सब किया है, जब भी पेरेंट्स फीस देके राजी नहीं है। क्योंकि हर किसी को पता है कि इस चीज के लिए वो मना नहीं कर सकते कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, और फीस से हर कोई परेशान था। तो चीजें बदलने वाली हैं फॉर श्योर, क्योंकि ये बहुत अलग लेवल पे चला गया था। करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा कंसर्न जो फीस ना देने का है, कोलकाता साइड भी आई थिंक पूरे इंडिया में है, इज बिकॉज कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बचा नहीं, हमें ऑनलाइन एजुकेशन है तो पीपल पेरेंट्स आर सेइंग कि सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप वो फीस कैसे चार्ज कर सकते हो। दैट इज देयर कंसर्न आई गेस। दैट्स व्हाई दे आर नॉट पेइंग, और दे आर वेटिंग फॉर दैट रिवैम्प या कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर आ जाए। तो जो एक बार पैसा निकल गया पॉकेट से फिर तो निकल गया वो। यस मिस्टर हरी, आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज। हेलो। यस जी, मैं जस्ट ज्वाइन नाउ। हेलो। यस 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 प्लीज। Yeah. I put. Hello. I think your voice was breaking, Mr. Hari. Maybe you can exit and join. Yeah, Saurabh, please. You want to add something? Okay. So मेरा एक different point of view है. No doubt innovation की जरूरत है ट्रेडिशनल स्कूल्स फॉर्मेट में, बट मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल स्कूल्स का ना रिप्लेसमेंट है नहीं। वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज अभी तक कोरोना का शायद एंटीवायरस आया नहीं है या जो भी वैक्सीन आया नहीं है, बट इवेंचुअली आएगा ही कभी ना कभी। अभी बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, अभी एक कोई न्यूज था कि आ चुका है, पतंजलि का कुछ आया है, आई डोंट नो कितना ऑथेंटिक न्यूज है, बट कभी ना कभी तो आएगा। लेट्स से 1 साल बाद आएगा, तो 1 साल बाद आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग बैक टू द नॉर्मल। और क्योंकि आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, सबको जाना है, तो बच्चा घर छोड़कर जा नहीं सकते, तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है
ये उतना फीजिबल है नहीं। आपको माँ बाप को ऑफिस जाने से पहले वो बच्चे को स्कूल छोड़ेंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर क्रच में डालेंगे या जो भी, उसके बाद रात को पिकअप करते हुए आएंगे, शाम को पिकअप करते हुए आएंगे। सो आई थिंक स्कूल्स विल कंटिन्यू। हैविंग सेड दैट, schools को I think schools will start onboarding a lot of young blood who can think out of the box. अभी क्या है कि schools are running in a traditional way और elder लोग चला रहे हैं। मुझे लगता है young people like us will start coming in, MBAs आएंगे, IITians आएंगे और ये लोग स्कूल में इनोवेशन लाएंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे इन द एजुकेशन मॉडल। नेक्स्ट मेरा एक और पॉइंट है, एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। I'll come back. Maybe if Hari wants to speak. Yeah, Hari, please. No, I was saying कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था and I joined और विशाल जी ने बोला कि मेरी am I audible? Yeah, I think it's breaking a bit, but now it's fine. Yes. Yeah. So is it related to schools? Yes, yes. Okay. So no, I don't think like कुछ changes तो आ सकते हैं। Hello. Okay. Yes. Yeah, you are audible. Post. Yeah. So actually, post. आवाज actually break हो रही है। Maybe there can be some changes. No issue. Yeah. या अतुल सर आप बताइए। अच्छा, आपने बता दिया ना। अच्छा, मिस्टर रवि आप बताइए, व्हाट्स योर टेक? अच्छा, सौरभ वांट्स टू कंटिन्यू। यस सौरभ, हाँ बताओ प्लीज। सो एक लास्ट पॉइंट था जो मैं मिस कर गया कि सबसे पहले तो हमें समझना है एज पेरेंट्स, मेरा भी 5 साल का बच्चा है, एज पेरेंट मैं स्कूल क्यों भेज रहा हूँ बच्चे को। नीरज ने कहा यस सौरभ कंटिन्यू। या लेट्स सौरभ स्पीक, देन हरि। नीरज ने प्रॉफिटेबिलिटी वाला एस्पेक्ट लाए स्कूल पे। मुझे नहीं लगता है कि कोई पेरेंट प्रॉफिटेबिलिटी देख के बच्चे को एडमिशन करता है। हम ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे because we have a lot of time and we are educated analytical people और आज ये कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं इस पे। अदरवाइज जब मैंने मेरा बच्चा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, मतलब वन ऑफ द प्रीमियम स्कूल्स में पढ़ता है गाजियाबाद में, और ऑब्वियसली वो उसका फीस महंगा है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। मैं खुद डीपीएस का पास आउट हूँ, डीपीएस वसंत कुंज का, तो वो भी एक प्रीमियम स्कूल है, अच्छा खासा सैलरी, अच्छा खासा ट्यूशन फीस जाता था हमारा। सो आई अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी ये सोच के मुझे नहीं डाला कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है स्कूल। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं। सॉरी टू इंटरवीन, प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं सोचता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कॉस्ट को जरूर सोचता है। प्रॉफिटेबिलिटी का एंगल मैंने इसलिए दिखाया कि वो दूसरे तरीके से हम उस चीज को देख पाए, लेकिन कॉस्ट हर कोई सोचता है कि मुझे क्या देना पड़ेगा। तो वो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। या यू कैन कंटिन्यू प्लीज। तो मेरा ये मानना है कि मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि क्या स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है। लेट्स नॉट ओनली टॉक अबाउट स्कूल्स। मैंने जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने उस समय मेरे टाइम पे AICTE एक्रेडिटेशन चलता था, तो आई वाज ट्राइंग कि मेरा जो बीटेक कॉलेज हो वो ये सर्टिफाइड हो। आज भी पता नहीं UGC और पता नहीं बहुत सारे ये सारे AICTE अभी भी चलता है। तो मेरे कहने का मतलब, जब मेरा एडमिशन होता तो मेरे पापा मुझे याद है ये बोलते, सौरभ ये AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं है, और उसी बेसिस, क्योंकि मैं कोई एकेडमिक्स में कभी बहुत अच्छा रहा नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई IITians और IITs और ये सब जैसे ऑप्शंस नहीं थे जैसे विशाल के पास थे। तो मेरे को तो चूज इट वाज अ चॉइस बिटवीन बैड एंड लेसर बैड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो
तो मेरे लिए चूजिंग पैरामीटर था कि ये AICTE या UGC ये सब अप्रूव्ड है या नहीं। सिमिलरली जब आप ये कॉन्सेप्ट बोल रहे हो कि यूडेमी आ गया है और खान अकेडमी है और बायजूस है, अग्रीड, ये सारे चीज हैं, पर मुझे तो ये पता है ना कि मेरे बच्चे को एजुकेशन मुझे CBSE से देना है। तो जब तक CBSE बोर्ड ये सारे नॉर्म्स नहीं लाएगा, ये जितने स्टार्टअप्स आ जाएं, जितने एजुकेशन मीडियम्स हो जाएं, एज अ पेरेंट मैं तो अपने बच्चे को CBSE में डालूंगा। मैं जब रेज्यूमे में ये थोड़ी दिखाऊं कि ये खान अकेडमी का पास आउट है या ये बायजूस से इसने 12th क्लास किया हुआ है, चाहे वो ले भी आए। मैं एज अ पेरेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन इज हेयर टू स्टे। आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ 6 months। और मैंने भी अपने स्कूल का फीस नहीं दिया है अभी, बच्चे के स्कूल का फीस मैं मानता हूँ वो, लेकिन आई डोंट माइंड पेइंग, क्योंकि उन्होंने, जैसे नीरज ने कहा कि उनके स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो उसी तरह मेरा बच्चे का स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद देम। आई डोंट माइंड पेइंग, बट सिंस other parents have also not paid, so I have also not paid। अगर वो पे कर देंगे तो मैं भी पे कर दूंगा। I don't have any grudges against the schools। So I think physical education का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये पैसा देना लेना भी देखा देखी में चलता है, राइट? इस पे भी बात करते हैं थोड़ा देर बाद। यस नीरज, बताओ। सर पॉइंट मेरे माइंड से निकल गया। आई विल कम बैक। मिस्टर मैं रवि, कुछ आप बोलूं? बताइए। विशाल, अच्छा, एक मिनट, हाथ उठाया है इन्होंने, मिस्टर रवि ने, उज्जवल ने, उसके बाद अतुल सर आप बताइए। हाँ, मेरा दो रवि जी, पॉइंट है। एक पॉइंट है कि फिजिकल एजुकेशन तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर फिजिकल एजुकेशन चला गया तो एक चीज है जो एकदम से वो डोरमेंट हो जाएगा, वो चीज है कंपटीशन। बच्चे फिजिकल एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन का भावना आ जाता है, वो पढ़ाई के दरमियान में भी फ्रॉम बेसिक ओनली, कि कम्पीट करना है आजू बाजू से, रैंकर से, फिर आगे क्लासेस जो प्रीवियस क्लास में स्कोर हुआ है उससे। लेकिन ऑनलाइन में वो चीजें नहीं हो। ऑनलाइन में ज्यादा इंफॉर्मेशन would be very aptly given to the students or to the mind, लेकिन at present what is the acceptance level any students or anybody who is seeking information from online courses? As of now, as per research, it is only 14%. You can seek 14% of knowledge out of a course which is of 40 minutes. If it is goes beyond, the percentage of seeking information goes down, level of seeking information goes down, even it goes down below 14%. I'm talking 1/4. If the course is of 40 minutes, this is the reason why Zoom has given free this meeting as a 40 minutes. Because after 40 minutes, any online sessions which has 3 or 4 people to be taken as a host, the audience loses the interest. So for 40 minutes, attention an audience can pay, and thereafter the attention goes out from the. So this is one basic research has been done, and then that is the output. Like only 14% you can seek informations or the knowledge out of the online courses. One. Second point, if we are ready to eradicate physical educations, of course it will not be because it will lose out the competitions in the beginning itself of the any child. This is 2 points which I wanted to mention. Yes. Yes, Ujjwal, please. Then Atul sir can add. या सर, बस सर मेरा 2 पॉइंट है। सर मैं सौरभ सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ, फिजिकल क्लासेस तो होंगी, लाइक सर ने, जैसे नीरज सर ने बोला समर वेकेशन क्लासेस वगैरह टाइप में, वो तो होंगी। बट दूसरी चीज है, जो 8,000 9,000 रुपए वो फीस पे करते हैं, आप कभी अपने बच्चे से कंपेयर करते हो कि वो फीस दिया है, उसको रिटर्न में एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर हम मोबाइल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट पे चेक करते हैं तो उस पे वो देखते हैं हमें क्या क्या दे रहा है, कैमरा अच्छा है कि नहीं है। अगर हमने आज तक कभी टीचर्स की एजुकेशन भी देखी है? मेरा भाई है, वो 3-4 हजार देता है, वो भी विलेज टाइप का एरिया है हमारा। वहां की टीचर्स क्या, मतलब उनको खुद नहीं आ रहा होता है कंप्यूटर बताना। मैं गया था उसकी पेरेंट्स मीटिंग में, तो वो तुम्हें आपके बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? मतलब 3-4 हजार रुपए, और शहरों में तो, बड़े बड़े शहरों में तो 8-8 10 टीचर ही नहीं है इंटेलेक्चुअल, तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? और हम पे क्यों करें 8,000? हमें वही चीज 2,000 में ऑनलाइन अब्रॉड का टीचर पढ़ा रहा है। तो आई एम रॉन्ग सर? आई आस्क द क्वेश्चन सर। नहीं, ये आई थिंक अतुल सर कैन ऐड यहाँ पे।
क्वालिटी ऑफ टीचर्स विल सर्टेनली इंप्रूव है कोविड की वजह से। बिल्कुल नहीं है सर, इंडिया में तो आप लोग भी एग्री करते हो अपने अब बच्चों को इम्प्रूव लेके। होगा, अब इम्प्रूव होगा, या करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, लाइक फिजिकल क्लासेस होंगी, वो स्विमिंग क्लासेस वगैरह तो होती हैं नॉर्मल भी। बिल्कुल। तो टीचर का क्वालिटी अगर इम्प्रूव नहीं होगा ना, तो सम स्कूल्स विल डाई इन लाइक इन ईयर और सो। यस अतुल सर, प्लीज आप बताइए, द नीरज कैन। तो उसमें क्या है ना कि अभी जो था हम लोग सर्टिफिकेट और डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन था, और अब जो हो रहा है मैंने बोला कि एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल, कि आप क्या बना सकते हो, क्या कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हो, आप मशीन बना सकते हो, उस तरह की प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में आईआईटी के अलावा भी एक और है आईटीआई। आईटीआई में लोगों को वो टेक्निकल ट्रेनिंग मिलती है, फिटर की, बिजली वाले की, या पाइप बनाने की चीजों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। उस तरह के एजुकेशन का वैल्यू रहेगा, आगे भी रहेगा एजुकेशन। या बहुत सारे कंपनीज में पहले भी किसी ने बात किया था कॉल में कि वो कंपनीज अपने फ्यूचर एम्प्लॉयज को, जो मान ली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, टाटा है, या कार कंपनी है मारुति, या जो भी BMW, वॉक्सवैगन, तो वो चाहेंगे कि अपने लोगों को, फ्यूचर एम्प्लॉयज को, वो प्रैक्टिकल अपने यहाँ 3 महीने 6 महीने सिखाएं और फिर उनको अपने एज एम्प्लॉय के रूप में रखें। और काफी सारे इंडस्ट्रियल एजुकेशन और ट्रेनिंग का वैल्यू बढ़ेगा। बट जो किताबी नॉलेज है या डिग्री वाली नॉलेज है, उसका वैल्यू धीरे धीरे लोगों को पता चल गया है कि पैसा तो दे रहे थे हम लोग, ठगा रहे थे, लेकिन वैल्यू नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस डिग्री के बेसिस पे नौकरी भी नहीं मिलती आज के जमाने में। आज कोई हो सकता है कि 9th क्लास पास बच्चा हो, या BA फेल हो, BSc फेल हो, और वो ये क्या, जैसे बिल गेट्स फेमस एग्जांपल है, हार्वर्ड छोड़ दिया उसने, आज पूरी दुनिया को नौकरी दे रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स थे, उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी, पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट हो गए। और ड्रॉप आउट होना एक्चुअली इज्जत की बात होगी, ड्रॉप आउट हो गया बीच में क्योंकि कुछ कर रहे थे, वो एक्चुअली बिजनेस कर रहे थे। ड्रॉप आउट नहीं क्योंकि उनको पढ़ाई का शौक था उनको, लेकिन उनको वो वैल्यू यूनिवर्सिटी से ज्यादा, अपने कॉलेज से ज्यादा, या स्कूल से भी ज्यादा, उनको प्रैक्टिकल बाहर में जो काम करने में ज्यादा उनको मजा आ रहा था, सीखने को मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से दुनिया थोड़ा उस डायरेक्शन में जाएगी, और किताबी और ये सर्टिफिकेट वाले एजुकेशन की वैल्यू घटते जाएगी, क्योंकि मार्केट में भी उसकी डिमांड नहीं है कि आपके पास डिग्री हो गया, आपने PhD किया MIT से, स्टैनफोर्ड से, या IIT से, IIM से। बट मैं अपने IIM का जानता हूँ कि IIM के बहुत सारे प्रोफेसर्स, और बहुत सारे प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट तो कैट क्लियर करके आते हैं तो डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको जो उन्होंने 30 साल पहले जो एडमिशन, जो प्रोफेसर बने थे, और आज उन्होंने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया, आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो टच में नहीं आते हैं। कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोफेसर अनएम्प्लॉयबल है। सेम गोज फॉर टीचर्स, ज्यादातर टीचर्स अनएम्प्लॉयबल। प्राइवेट सेक्टर में नहीं पॉसिबल है, जैसे नीरज, अब प्राइवेट सेक्टर में अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो टीचर के पेरेंट्स उस टीचर के अगेंस्ट स्कूल में कंप्लेन करेंगे, टीचर के जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन में सवाल पूछेंगे कि ये जो टीचर है, ये सिन्हा जी या गांगुली जी या जो भी है, ये तो मेरे बच्चे से बहुत शिकायत आती है। तो अभी टीचर्स का भी फीडबैक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पहले क्या, तो फीडबैक वन वे था कि स्टूडेंट्स का फीडबैक टीचर एग्जाम लेते थे, अभी हर टीचर को भी एग्जाम देना पड़ेगा और सर्टिफिकेशन लेते रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड करना पड़ेगा कि आज तक आप इसके एक्सपर्ट थे, बट कुछ दिन बाद हर टीचर को भी कुछ साल बाद फिर से उनको नया नया सर्टिफिकेशन लेते रहना पड़ेगा कि आप रेलेवेंट हैं कि नहीं। वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है एजुकेशन में, स्पेशली जो फिजिकल स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं। यस नीरज। अतुल सर ने बहुत वैलिड पॉइंट बोला है। मेरी रिसेंटली एक टीचर से बात हुई और वो ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका अभी लाइव सेशन पेरेंट्स देखते हैं और कुछ उनके हिसाब से कुछ पेरेंट्स बहुत ही बदतमीज हैं जो कि बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक PPT के लिए ट्रेनिंग होती थी, प्रेजेंटेशंस के लिए। तो उसमें एक बंदा आता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आता था, दिल्ली से, परफॉर्मिंग आर्ट्स का बंदा आता था। और वो जो 3 दिन की ट्रेनिंग देता था ना, वो मतलब एक अलग ही लेवल ऑफ एजुकेशन मैंने देखा। उसका जो पढ़ाने का तरीका था
मतलब वो मैंने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरी बहुत प्रीमियम एजुकेशन हुई है, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ। मतलब मेरे टाइम पे इंडिया में सिर्फ 18 सैनिक स्कूल थे, और जहाँ पे गवर्नमेंट रगड़ के मेहनत करती है कि हमें यहाँ से ऑफिसर्स निकालने हैं एनडीए के लिए, जो आगे जाके फोर्सेस को लीड करेंगे। और बहुत हाई क्लास टीचर, मेरे मैक्सिमम टीचर्स एनसीईआरटी की बुक्स लिखते थे। लेकिन फिर भी मेरे को जो डिफरेंस दिखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन फॉर्म, टीचर्स जो परफॉर्मर्स होंगे ना, दे आर गोइंग टू स्टे इन द गेम फॉर लॉन्गर टाइम। जो सिर्फ एक वो बोर्ड पे आगे लिख दिया और ठीक है वही सब ये होता है और इसी तरह से होता है और बात खत्म हुई, वो वाला सब खत्म होने जा रहा है। आप बच्चों के सामने आपको वो सारी चीजें जो अतुल सर बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल और वो सारी चीजें आपको परफॉर्म करना होगा, एक तरह से ड्रामेटिक करना होगा एजुकेशन को। वो बहुत जरूरी हो गया है और वही टीचर सस्टेन करेंगे। दूसरा मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा था वो फिजिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन के बारे में बोलना चाह रहा था। मेरा बहुत लॉन्ग टाइम से ये पॉइंट ऑफ व्यू था एक अपने माइंड में कि स्कूल गिव्स यू पर्सनालिटी एंड कॉलेज गिव्स यू करियर। तो जो फिजिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन में आपका बच्चों के साथ, जो रवि ने बोला, कंपटीशन की भावना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है, और इस तरह से एक दूसरे से सीखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी एजुकेशन के हिसाब से बता सकता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने स्कूल से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन अब हम सब लोग बैठ के बात करते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ करना जीवन में। तो आई एम थ्रोइंग जस्ट एन आइडिया कि जो चीजें हम मिस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, लाइक कंपटीशन, तो उसके अराउंड क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसके अराउंड हम क्या चीज कर सकते हैं। मैंने एक प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश करी अपने बच्चे के लिए। मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला, क्विजेज। क्विजेज पे क्या है कि आप किसी भी अपने फ्रेंड को इनवाइट करो, कोई एक क्विज सेलेक्ट करो एंड प्ले इट अलोंग। उसमें बहुत तरीके से पॉइंटर्स होते हैं, टाइम टेकन फॉर आंसरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है, और करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन, और उसके अराउंड भी बहुत सारे तरीके से वो बहुत उन्होंने अच्छा सा फ्रेमवर्क डेवलप किया हुआ है। बच्चे खेलने में मजा लेते हैं और साथ साथ सीखते हैं। और दूसरी अच्छी चीज क्या है कि यू कैन क्रिएट योर ऑन क्विजेस। जैसे मेरी बेटी ने 10 क्वेश्चन छाटे अपने किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेके, अपने दिमाग से सोचे या उसको जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग उसने बनाए, और उसने बना के एक क्विज बना के डाल दिया। और उसमें कहीं ना कहीं वो सारा पॉइंट सिस्टम, अर्निंग्स, वो मजा, वो जो मतलब सारी जो कंपटीशन की जो सारी चीजें हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो देयर इज अ स्कोप, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो चीजें हम मिस कर रहे हैं उसके अराउंड बहुत बड़ा स्कोप है। अगर कोई सोचना चाहे तो वहां पे कुछ कर सकता है। बिल्कुल। तो नीरज ने जो कहा वही एक्चुअली फ्यूचर है कि बहुत सारा जो गैप्स है या अभी गैप्स एक्सपोज हो रहा है, रादर दिस इज द अपॉर्चुनिटी। और जो टीचर्स हैं या स्कूल हैं, जो भी मैनेजमेंट है, उनको सीरियसली सोचने की जरूरत है। अगर वो इनोवेटिव नहीं होंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे उनका पतन हो जाएगा कहीं ना कहीं। एनीवन एल्स हैव एनी कमेंट ऑन एजुकेशन? अभिषेक, you want to say something? हरी जी, हाँ बताइए। Yes, जी मैं I just want to कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है, so lots of things change, maybe the government and the नीति आयोग और जो भी है, people who are responsible for our like जो syllabus जो decide करते हैं, so maybe they will already like notice these things. मैं यही समझता हूँ कि education should be something, should be the thing that will make you live happily. यानी आपका जो है वो आपसे आपको सकना है, मेरे को सक्षम कि वो खुद से डर सके उसको करना है आगे। सो ये है still in action system competition है,
ये सब कॉम्पिट ही जैसा फिजिक्स एजुकेशन में जो होता है, लेकिन एक बार आप स्कोर दोगे दैट कॉम्पिटिशन रियली, क्योंकि आपके पार्टनर्स और आप वो नहीं दोबारा स्टेज में will be entirely people will watch अलग तरीके के कंपटीशन। तो में तो कि ये जो कंपटीशन वगैरह है फिजिकल एजुकेशन में, वो कुछ खास बेनिफिट या खास डिस्कनेक्टेड। ओके, मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ जो अभी हम लोग इनफैक्ट इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो यू नो अभी मैंने इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था कि अगर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सो यू नो थिंग्स कैन गो मोर देन अ हाइपर लोकल एजुकेशन, राइट? Schools and colleges might be able to invite some guest teachers from abroad or you know outside the city या जहाँ भी, so जहाँ उनका एक्सेस नहीं था पहले उनको बुलाना पड़ता था एज अ गेस्ट टीचर या जो भी है, बहुत सारे खर्च हो जाते थे। वो अभी खर्च नहीं होंगे क्योंकि सब लोग ऑनलाइन है। अब मैं यहाँ से हूँ तो मैं यहाँ से दिल्ली में भी पढ़ा सकता हूँ या न्यूयॉर्क में भी पढ़ा सकता हूँ, राइट? एंड द अदर वे अराउंड आल्सो, सो समबडी फ्रॉम यूएस कैन आल्सो टीच एंड थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक ये भी एक मेरा सजेशन रहेगा स्कूल्स और कॉलेजेस को कि अभी आप अगर ऑनलाइन हो गए हैं, so now there is no visa, no flight needed as such. You are, you know, the whole world is yours. Try to expand your reach across the world. Yes, Mr. Hari, you got disconnected. Are you okay? I think आपका connection आज थोड़ा सा Yes, I got हाँ गड़बड़ है, वो डिस्कनेक्ट हो रहा है अपने आप। कोई बात नहीं, आई थिंक आप कर लीजिए, एक काम कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं आई थिंक आज के लिए, ठीक है? ओके, नो इश्यूज। यस यस। तो हाँ, ये जो मैं बोल रहा था कि यू नो इंटरनेशनलाइजेशन, तो अभी हमने जो हम भी प्री स्कूल हमने स्टार्ट किया, अभी तक 3 टीचर्स यूके की बुला चुके हैं अपने प्री स्कूल वाले बच्चों के लिए, और बच्चे लोग पूरा खुश कि यू नो इंग्लिश टीचर फ्रॉम इंग्लैंड आई है उनको पढ़ाने 15-20 मिनट के लिए और जो भी है, और so they are feeling, you know, so I got these teachers from references. Obviously not everyone may have that privilege right away, but मुझे तुरंत हो गया, but I think others can also consider this. Yes Atul sir, I think you want to add something. हाँ, तो इसमें मैं बोलना चाहता था कि जैसे अभी लास्ट मंथ जो अभिषेक, जनता और मैंने हम लोगों ने यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो ये एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क तो मैं सालों से बना रहा हूँ, चला रहा हूँ, बट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, ये सब करना थोड़ा सा बहुत टाइम टेकिंग था कि लोगों को बुलाना एक शहर में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बुक करना कॉस्ट, राइट? बट ऑनलाइन हमने जब से स्टार्ट किया है तो फर्स्ट मीटिंग में हमने देखा कि 30 लोग पूरे दुनिया से ज्वाइन किए, अब कंटिन्यू भी हम लोग करेंगे। तो डिजिटल ने ये वर्ड बना दिया है कि डिस्टेंस डज नॉट मैटर एनी मोर। अभी भी मैटर करेगा कुछ चीजों के लिए जहाँ फिजिकल आपको जाने की जरूरत है, बट आपने जो एग्जाम्पल दिया ना कि आपने यूके की, इंग्लैंड के 2 गेस्ट फैकल्टी को अपने बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन में बना सकते हैं, तो सोचिए कि वो MBA स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कितना अवेलेबल होगा कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट पढ़ रहा हो, मान लीजिए कि किसी NIT में या IIT में पढ़ रहा हो, बट साथ में उसको पता चले कि MIT का कोई उस फील्ड का जो टॉप मोस्ट प्रोफेसर है, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में फिजिक्स का नोबेल प्राइज विनर है, उस नोबेल प्राइज विनर को भी उस क्लास में बुला सकते हैं, और वो बहुत लोग कर भी रहे हैं। मैं जानता हूँ एक प्रोफेसर प्रभात रंजन है हमारे MIT से PhD, और वो बहुत सारे कुछ करते हैं, तो हमेशा उनकी डिमांड रहती है, दुनिया भर जब भी उनको मौका मिलता है कोई बुलाता है तो इज अवेलेबल टू टेक गेस्ट लेक्चर। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट खुलने वाला है कि पहले गेस्ट फैकल्टी बुलाते थे, सारी यूनिवर्सिटी, जो बड़े यूनिवर्सिटीज गेस्ट फैकल्टी बुलाते थे, उनको फ्लाइट देना, रहने खाने का सब खर्च। अभी क्या है कि गेस्ट फैकल्टी ऑनलाइन बुला लो, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल में, MBA में, हर जगह चीज में आप गेस्ट फैकल्टी पूरे वर्ल्ड से बना सकते हो। मैंने भी बहुत जगह कहीं गेस्ट फैकल्टी को लेक्चर दिया है, तो वो एक नया मॉडल, डिस्ट्रप्टिव मॉडल आने वाला है कि हाइब्रिड मॉडल, कि सम थिंग्स विल बी फिजिकल, क्लासरूम में कोई मैनेज कर रहा है, टीचर कोऑर्डिनेट कर रहा है, बट हो सकता है कि उसका 50% पावर या ज्यादा हो सकता है कि कोई दुनिया भर से, कोई हो सकता है कि जापान से, कोई हो सकता है कि इंग्लैंड से, अमेरिका से, जहां से भी आप दुनिया भर से प्रोफेसर्स बुला सकते हो, टीचर्स बुला सकते हो। तो ये प्राइमरी स्कूल जैसे विशाल जी आपने किया, बट सेम चीज is going to available on secondary school, same going to be college, and the more the higher education में जितना जाते जाओगे
वो उतना ज्यादा हो जाए। कि मैं एक फ्रेंड प्रोफेसर अजय गौड़ न्यू जर्सी में, तो मैं कभी कभी उसके लेक्चर कॉन्फ्रेंसेस जो कहते हैं ज्वाइन किया मैंने, तो देखा है कि उसमें पूरी दुनिया भर के प्रोफेसर लोग अपने रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल हैपनिंग ऑन ऑनलाइन। ये कोविड के वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट कोविड इज इसने डिजिटल और फिजिकल की शादी करा दी, अच्छे से करा दी है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शो। Correct. I think some B schools do this, like international level, Harvard, NCERT tech, the diversity is the key point there. So, अभी ये same चीज can be learned by all the schools, all the colleges की अभी diverse होने का time है। और जैसा अतुल सर ने बोला, और एक और चीज है, जैसे हमने बात किया कि physical school will not go, right? But the physical school also can have a digital teacher present in the room, right? वो एक प्रोजेक्टर से दिखा दिया, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, like let's say after 1.5 साल, whatever, still guest faculty, so वो है। और that will be done at a very fraction of the cost, क्योंकि आपका ट्रैवल का कॉस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो। Yes, Mr. Ravi, please. So I just want to add 1-2 points. See, my other second point would be very funny, but still it is a point which is there in especially transitional period of schooling, like when students in 12th 11th and then he goes to colleges, graduations, first year, second year. So this is I'm talking of that period of time. So especially, see, physical educations, I always oppose online educations. I do believe in physical educations will have an impact in students or on a student's mind in better way. See, this can be an complementary things, and online educations can be a complementary things, can be an enhanced version of the education, as well as it will enhance the even thinking and possibility to go ahead in terms of students' mind and teacher minds too. See, a teacher now can think to sit at California and can teach the students of any part of the world. Depends on the audience. Now, it same goes for the students also. Like a students who can sit in any part of the world and then he can source the education from somebody who is from other part of the world. This possibility is there. But again, on lighter note, see, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल में या फिर कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में इसलिए जाते हैं क्योंकि कुछ क्लासेस अच्छे मैडम लोग लेते हैं, so they sit there and they do the study. So वो भी एक फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द फिजिकल स्टूडेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स खास करके कॉलेजेस में फर्स्ट सेकेंड ईयर में ये होता है कि कुछ अच्छे मैडम की क्लासेस हैं तो पीपल गो एंड डू द अटेंडेंस लॉट मोर, लाइक फुल अटेंडेंस वुड बी देयर, दो द क्लासेस इज नॉट इन दैट वेरिएशंस। लेकिन उससे क्या स्टूडेंट्स दे कम टू द क्लास एंड दे हैव एन एनवायरनमेंट वेयर दे कैन रीड एंड like go through the process, which will be missed out in online education. Yeah. I think nobody is saying कि online will replace offline. It's just going to be कि offline पहले 100% था, let's say, या 90% था, अब probably 50-60% रह जाएगा. The online one more point, online going to crack on the part of how right now the management is functioning. Correct. Education management is functioning, that going to hit by any like online platforms, especially the cost which is other than the education cost. See, in a school fee is just donation. 500 donations. School fee in a school fee is a combination of a lot of things, but if you analyze thoroughly, the school fee is just a 1/4 or maybe 1/4 of the 1/3, like 1/3 or 1/4 of the total fee. So those costs will be eradicated due to online courses, online education. मतलब प्रेशर हो जाएगा, घटाना ही पड़ेगा, नहीं घटाएगा तो फिर लोग बोलेंगे कि I will boycott. Yes. So some of the confidence will come to the parent sides too. If today you are not allowing me to like educate my children, see, in physical education, especially in college, this is happening. If once I enrolled my child, I had to put him through the education of that school only. And there is a lot of, in parents meeting, you will heard a lot of threatening from teacher sides and all those things goes on.
those will have now at least a reduction in terms of cost and influence. Correct, correct. So those negativity will goes out. ये buyer seller वाला फंडा है कि buyer seller में हमेशा buyer has a power, right? Except for education, सारे business में usually buyer has power. Education and doctrine में भी that is also buyer का power आ रहा है वापस. Yes, Mr. Neeraj, बताइए. Sir, I totally agree to the point कि physical form of education, not physical education, physical form of education बहुत जरूरी है और वो बहुत सारे नए features add करती है आपके learning में. But still मेरा मानना ये है कि post primary education अगर वो online भी रहता है तो उसमें कुछ ज्यादा physical form से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. टीचर और स्कूल whatever can enforce attendance, जैसा कि अभी रवि जी ने बोला कि सुंदर मैडम की क्लास अटेंड करने वाला कॉन्सेप्ट, सुंदर मैडम से ज्यादा सुंदर लड़कियों के साथ क्लास अटेंड करने का मेरे को ज्यादा उसमें प्रभाव वाला लगता है. नीरज, एक्चुअली मैं वो पॉइंट बोलने वाला था लेकिन थोड़ा सा डेरिवेटिव से मैंने मेंशन नहीं किया. एज पे डिपेंड करता है. एनीवे, कंटिन्यू. हाँ, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक. तो उसमें मतलब अटेंडेंस कैन बी enforced but attention can't be enforced. Attention can only come with quality. अगर आपका फिजिकल फॉर्म ऑफ एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी सुंदर लड़कियां ले आइए, कितनी सुंदर मैडम ले आइए, आपको अटेंशन नहीं मिलेगी. अटेंडेंस भले ही मिल जाएगी और वो आप नॉट ओनली सुंदर, आपको डंडा मार के भी एनफोर्स करा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन को अटेंशन चाहिए और वो सिर्फ क्वालिटी से ही आ सकती है. ऐसा मेरा मानना है. Yeah, sure. Okay. Anyone else has any comment in education? क्या और इन colleges के बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं हम लोग. Maybe Aman, what do you think? What else do you think? Like higher education thing, you are preparing for IIMs. अभी IIM probably एक साल पूरा online ही जाएगा, एक से 1.5 साल, I don't know. क्या लगता है? अतुल सर, आप भी बोल सकते हैं like higher education के बारे में. विशाल, Yes, I will suggest कि higher education पे ना एक दिन complete 1 hour का ना topic है. That is very huge topic to cover up, and one of my research area is that segment. अच्छा. तो अपने विशाल क्या इसको कंटिन्यू कर लेते हैं ना, अभी स्टार्ट कर लेते हैं, कल कंटिन्यू कर लेंगे. हाँ, प्लीज बताइए. So Vishal, what was the question on higher education? Question is basically कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन का रेशियो है, that ratio is probably going to be, let's say, I mean, less online, more offline for kids, and as you grow up probably things are going to move towards more online. I mean, जो रहेंगे फिजिकल वगैरह के. तो ये हायर एजुकेशन के बारे में like what do you think कि क्या होगा? हाँ, तो मेरा ऐसा ये मानना है कि हायर एजुकेशन में और भी ज्यादा डिमांड है ऑनलाइन की, कि वर्ल्ड के जो बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, या जिस टॉपिक मान लीजिए कि आज इंडिया के ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो चाहे एमबीए कॉलेजेस हो, उनकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि उनको अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलते, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते. क्योंकि अच्छे प्रोफेसर एकेडमी जो अच्छा सबसे क्लास का टॉपर होगा तो वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होगा, या किसी हेज फंड में होगा, किसी कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर होगा, मैकिंजी में होगा, बीसीजी में होगा, गोल्डमैन सैक्स में होगा. वो टीचर बहुत रेयर केसेस में बनेगा. टीचर मजबूरी वाला ऑप्शन हो जाता है कि कुछ नहीं हो रहा तो टीचर बन जाओ. हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी है कि इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है टीचर्स को, उतना उनको सैलरी भी नहीं मिलती, उतना अल्टीमेटली हर आदमी को अपना सोचना है. तो किसी ने इतना मेहनत करेगा, और पीएचडी करने में बहुत लोगों को कितने साल लग जाते हैं. मतलब 16 साल में आपने मान लीजिए हाई स्कूल वैसा फिनिश किया, उसके बाद फिर आपने 4 साल इंजीनियरिंग किया, 20 साल, फिर उसके बाद आप 7-8 साल, 5 साल, 7 साल तक लग जाता है ज्यादा लोग पीएचडी में. तो आप 30 साल तक केवल पढ़ाई कर रहे हो. बहुत सारे तो पीएचडी लोग 40-50 तक भी करते रह जाते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं, रिसर्च टाइप के लोग. तो उतना इन्वेस्ट करते हैं बट बदले में उनको रिटर्न नहीं मिलेगा. तो क्या करते हैं, तो ज्यादातर प्रोफेसर क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, मतलब कि. लेकिन जो रियली अच्छे प्रोफेसर है ना, वो
साथ में उनका एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा होता है बहुत सारी कंपनीज के साथ। अभी कोरोना में वो एग्जांपल भी लास्ट टाइम भी दिया था कि मॉडर्ना या जो कंपनी है जो कि प्रोफेसर है जिनके बहुत पेटेंट्स थे, वो बिलियनर बन गए। तो उस तरह के प्रोफेसर्स को एकेडमिक्स में लाना, या क्लास के जो स्मार्टेस्ट बच्चा है वो उसका ड्रीम ये हो कि मैं डॉक्टर इंजीनियर तो था और रहेगा ही, लेकिन ड्रीम ये हो कि क्लास का स्मार्टेस्ट है, सबसे मेहनती और स्मार्टेस्ट बच्चा या बच्ची हो, वो प्रोफेसर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, वो एक ड्रीम है। और एडवांस कंट्रीज में थोड़ा बहुत है पॉसिबल। यूएस में मैं जानता हूँ कि है काफी कुछ, सब जितने जो ब्राइट लोग हैं टॉप यूनिवर्सिटीज की, वो लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। और वही चीज इंडिया में भी कुछ सालों में आ जाएगी आई थिंक उस टाइम में। बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम चाहिए कि प्रोफेसर्स की सैलरी, सरकारी जितने भी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो चाहे एमबीए हो, सरकारी सैलरी पे कोई आदमी अपनी लोन भी नहीं दे चुका पाएगा अपने पीएचडी की और बाकी पढ़ाई के। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और जो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई प्राइवेट सेक्टर की, तो उसके थ्रू होप दिख रहा है। उन सबको सबसे बड़ी शॉर्टेज क्या हो रहा है, उनको प्रोफेसर्स मिलने में दिक्कत होती है। तो आजकल पता चला कि कोई आदमी अभी पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ में टीचर प्रोफेसर भी बना हुआ है किसी एक कॉलेज में, बट जेन्युइन प्रोफेसर्स, जेन्युइन टीचर्स, जिनका कि एक्चुअली बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस हो और रेस्पेक्ट हो दुनिया में, वैसे लोगों की डिमांड अभी बढ़ने वाली है, भारत में बढ़ने वाली है। उसका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया था कि एजुकेशन इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत छोटा है, भारत में आज भी बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से 1% 2% होगा, जबकि उसको 10% 15% बढ़ाने की जरूरत है। जिस दिन वो हो जाएगा तो एक तो गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरा प्राइवेट, मतलब कि एज ए इंडिविजुअल सोसाइटी तो हर आदमी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए स्कूल में खर्च करता है, लेकिन उसको ये जब जिस दिन रियलाइज हुआ ना कि मेरे टीचर की सैलरी अच्छे, मतलब कि मेरा टीचर एकदम BMW मर्सिडीज में आ रहा है, या मेरा टीचर बहुत अच्छे घर में रह रहा है, तो टीचर की हाई स्टैंडर्ड लिविंग, ये पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरे टीचर्स भी उस तरह की जिंदगी जिए। ये फीलिंग जिस दिन पेरेंट्स में आ जाएगी तो उस दिन एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। और गवर्नमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, गवर्नमेंट को टीचर्स और प्रोफेसर्स की सैलरी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी ताकि अच्छे लोग उस इंडस्ट्री में आ जाए। दैट्स ऑल। यस मिस्टर रवि, आप बताइए थोड़ा सा। आपने बताया कि रिसर्च किया, थोड़ा सा फूड फॉर थॉट दे दीजिए थोड़ा सा। सो माय पॉइंट कि अभी जो हायर एजुकेशन है, स्पेशली ग्रेजुएशंस का लास्ट ईयर और मे बी लास्ट 2 years, और फिर हायर एजुकेशन, this is going to be very remarkable in terms of online educations. Here the online will play a very vital role to get in terms of, as Atul sir was telling, there are a lot of professors who are sitting in different parts of the world and who are very excel in their professions. And one of the key point for teachers is a teacher who teaches physically in any education institute, he do not employ his duty for 8 hours or 7 hours. He could be taking a 2 periods or a 3 periods in a day, and for rest of the times either he will be sitting in his cabin or he will be involved in some administrative work given by the institution. So by this medium, all those professors, all the teachers who are in higher, who are going for the higher teaching higher education students, they will have a privilege to not to be bothered about what management is going to be given a task in terms of other than the teaching. One. Second, they have a leverage to utilize all those times to give their knowledge to the students whom they can, and at the same times the students who are interested into. कोई और नहीं बोला तो I had a point to comment on that. इसको फिर कंटिन्यू करते हैं कल, या तो अतुल सर। ठीक। नहीं अतुल सर आप अभी कंप्लीट कर लीजिए। ओके हाँ, तो पॉइंट मेरा ये था कि टीचर्स का या प्रोफेसर्स का, और सेम चीज एप्लीकेबल है इवन डॉक्टर्स में, कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव में बहुत टाइम चला जाता है कि स्टूडेंट का अटेंडेंस, स्टूडेंट का पेपर चेक करो, ये मतलब इलेक्शन ड्यूटी में लगो। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है कि हम लोग को, प्रोफेसर्स को और टीचर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए कोई और है। वो स्कूल चलाना और कॉलेज चलाना वो टीचर प्रोफेसर का काम नहीं है, टीचर का काम नहीं है। उस काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है।
पढ़ाने का काम और रिसर्च करने का काम, उस पर अगर हम लोग प्रोफेसर्स को फोकस करने थे, स्पेशली हायर एजुकेशन में, कि आपका रिसर्च पब्लिकेशन कितना आ रहा है, कितना आपने ये किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा rather than कि कितना टाइम आपने इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया और कितना टाइम आपने स्कूल के मैनेजमेंट में लगाया। मैनेजमेंट टीचर का काम, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कॉलेज में और भी ज्यादा। यस नीरज, ओके, क्लोजिंग रिमार्क्स। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि इस पे कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है रवि जी ने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का। दिल्ली में नहीं, पूरे इंडिया में ही है, सर्व शिक्षा अभियान करके गवर्नमेंट ने शुरू किया था। वो टोटल जो भी है उसके अराउंड जो भी चीजें हैं वो इतना टाइम कंज्यूम कर रही है गवर्नमेंट टीचर्स का आज कि आई कांट टेल यू, मोर देन 50% उसके अराउंड जो रिपोर्टिंग बना के उनको भेजना है गवर्नमेंट में, उसमें जा रहा है। मेरी वाइफ टीचर है, मैं जानता हूँ, वो शायद 50% भी क्लास में नहीं पढ़ा पाते हैं, सिर्फ इन बकवास प्रोग्राम्स और इनकी रिपोर्ट सरकार को भेजने के लिए। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करते हैं कि अच्छा, एक लास्ट में मैं इसी टॉपिक पे अनअकैडमी का केस डिस्कस करूंगा ऑन द सेम हायर एजुकेशन में। अनअकैडमी एक अभी ऑनलाइन में आया है, कंपनी इंडिया में स्टार्टअप, सो उसके केसेस डिस्कस करूंगा बहुत ही एलैबोरेटली हाउ ही इज डूइंग। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।